हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमसीए शिक्षा। मेरा नाम है शिवानी जैन और आज हम लोग एमसीएस 211 के यूनिट 2 के लेक्चर 5th पे हैं, राइट। इससे पहले मैंने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर चुकी हूँ, इसके इंट्रोडक्शन कवर कर चुकी हूँ, सम यूजफुल मैथमेटिकल फंक्शंस एंड नोटेशन कवर कर चुकी हूँ, समीशन एंड प्रोडक्ट कवर कर चुकी हूँ, फंक्शंस क्या होते हैं, लॉगरिथम्स क्या होते हैं, हम उस चीज़ में उन वीडियोज़ में ये चीज़ें हम लोगों ने समझी हैं। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस क्या होती है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होते हैं, एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिथम क्या होती है, यहाँ तक कि हमने सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, ठीक है। अब हमारा सिर्फ लास्ट टॉपिक बच रहा है, वेल नोन एसिम्प्टोटिक फंक्शंस एंड नोटेशंस, ठीक है। ये थोड़ा सा ना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला टॉपिक थोड़ा सा ना इम्पॉर्टेंट है, ये वाला, ठीक है। तो अगर मेरे समझाने से नहीं समझ में आए या फिर कोई प्रॉब्लम ऐसे आपको फेस हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें ना इग्नू में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। अभी तक में मैंने जितने पेपर देखे उसमें पूछा ही गया है, एक आधा क्वेश्चन तो आता ही आता है, ठीक है। इसमें ना थोड़ी सी थ्योरम्स वगैरह यूज़ की जाती हैं, उसके बारे में एक्सप्लेन कर रखेंगे, वही मैं आपको आगे समझाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। और एक छोटी सी अपॉलॉजी, क्योंकि मैंने बहुत लेट ये वीडियो बना रही हूँ, अराउंड 4 months लेटर मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मैं कुछ अपने कुछ पर्सनल चीज़ों में कॉटअप हो गई थी, इस वजह से मैंने ये वीडियो थोड़ी सी लेट बना रही हूँ। अब मैं कोशिश करूँगी थोड़ा रेगुलराइजेशन रखने की और पैरेलली ना सब्जेक्ट्स चलाने की, जैसे एमसीएस 211 बना रही हूँ, एमसीएस 212 बनाऊँगी, इस तरीके से ना एक एक यूनिट सबकी कवर करती हुई चलूँगी, सो दैट आप लोगों को ना क्लैरिटी रहे। होपफुली आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से, एसिम्प्टोटिक एनालिसिस एंड नोटेशन। अब एसिम्प्टोटिक एनालिसिस एंड नोटेशंस क्यों यूज़ करते हैं, एक बहुत फॉर्मल मेथड तो है, यही फॉर्मल मेथड होता है ये, ठीक है। सॉरी टू स्टॉप टर्न हो गया, ठीक है। अब जो भी हम लोग एल्गोरिथम बना रहे हैं उसकी एफिशिएंसी को एनालाइज करना तो मैंडेटरी है ना। अगर मैं कोई एल्गोरिथम बना रही हूँ, मुझे जब तक पता ही नहीं चलेगा कि वो कितना एफिशिएंट है यूज़ करने के लिए, तो मैं उसे यूज़ करूँगी? ऑफ कोर्स नॉट, राइट। क्योंकि अभी तक मैं ना अपने बहुत सारे एल्गोरिथम, अगर आप कोडिंग बैकग्राउंड से है या फिर थोड़ी बहुत कोडिंग पसंद है या फिर आपने बीसीए कर रखी है, तो ग्रीडी मेथड हो गया, ये डिवाइड एंड कॉन्कर हो गई, ये एल्गोरिथम आए कहाँ से है? कहीं से तो आए होंगे, इतने पॉपुलर ऐसे थोड़ी ना हुए होंगे। हर इंसान के माइंड में कुछ ना कुछ एल्गोरिथम चलता ही रहता है, राइट। एक मैथमेटिकल टूल होते हैं ये नोटेशंस जो हम लोग बना रहे हैं या फिर पढ़ रहे हैं, ये मैथमेटिकल टूल्स होते हैं जिससे हम लोग एनालाइज करते हैं कोई एल्गोरिथम कितना टाइम कितना स्पेस ले सकता है, डिपेंड ऑन द इनपुट साइज, कि उसके इनपुट साइज के हिसाब से वो कितना टाइम ले रहा है, कितना स्पेस ले रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, जैसे जो सॉर्टिंग के एल्गोरिथम है, जैसे बबल सॉर्ट हो गया, इंसर्शन सॉर्ट हो गया, सिलेक्शन सॉर्ट हो गया, इनके वर्स के सिनेरियो हैं, ठीक है। हम लोगों को कंसर्न ये होता है कि अगर हम लोगों ने इनपुट का साइज ज़्यादा दे दिया तो इनका वर्स के सिनेरियो कहाँ तक चला जाएगा, ठीक है। तो जनरली इन लोगों का एक कैसे बताऊँ, एक जेनरिक वे में कर रखा है कि उसका एन स्क्वायर होता है, एन की पावर 2, ये होता है इनका जेनरिक वे में अगर कहा जाए। इतना इनका वर्स्ट केस जाता है मैक्सिमम, ठीक है। उसी जगह पे अगर मर्ज सॉर्ट कंसिडर किया जाए तो उसका जाता है एन इंटू लॉग एन, राइट। ये जाता है इसका वर्स्ट केस, जो कि सही नहीं है, ठीक है। अजम्प्टोटिक बिहेवियर जो होते हैं किसी भी फंक्शन के, वो हम लोग डिफाइन करते हैं कि कोई कांस्टेंट है इनटू उसका एन टाइम जो लग रहा है, जैसे एन लग रहा है, एन की पावर 2 लग रहा है, एंड सो ऑन, ठीक है। रेफर करता है कि जो फंक्शन एन है और उसमें जो एन है वो बहुत लार्ज है, ठीक है। फर्स्ट केस में हम लोग जनरली लार्ज इनपुट के बारे में ही बात कर रहे होते हैं, क्योंकि हम लोगों को जो एल्गोरिथम होता है वो ना इंडस्ट्रियल उसमें चलाना होता है, कमर्शियल बेसिस पे हम लोग काम करते हैं। अगर हमारे लाइन ऑफ कोड सपोज कर दो 3000 30,000 50,000, 3000 तो मैंने बहुत कम बोल दिया, 50,000, या फिर मॉड्यूलरिटी के बेसिस पे कोड मेरा बना हुआ है, उस कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों ने पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा, तो उस कोड में वो एल्गोरिथम मेरा कितना टाइम कंज्यूम कर सकता है वो सबसे ज़्यादा मेरे लिए मैटर करेगा, ठीक है। तो वहाँ पे ना आपकी स्मॉल वैल्यूज़ नहीं कंसिडर की जाएगी, वहाँ पे ना आपकी इनपुट साइज होगा वो बहुत बड़ा होगा। तो थोड़ा सा ना हम लोगों को भी अपनी इमेजिनेशन या फिर हम लोगों को भी अपना माइंड सेट जो है ना वो थोड़ा वास्ट रख के सोचने की ज़रूरत है, बिकॉज वी आर ग्रेजुएटिंग, इनफैक्ट वी आर पोस्ट ग्रेजुएटिंग नाउ, एंड अगर हम लोग इंडस्ट्रीज़ की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंडेटरी हैं कि आप इस तरीके से सोचें, ठीक है।
तो जो मेन कंसर्न होता है असिम्प्टोटिक एनालिसिस का वो यही होता है कि मेरा प्रोग्राम कितना ज़्यादा स्लो हो जाएगा लार्ज इनपुट पे। ठीक है, आपको हमेशा याद रखना है कि जो स्लोअर है एसिम्प्टोटिक ग्रोथ रहेगी उतना ही बेटर आपका एल्गोरिथम रहेगा। यानी कि अगर मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम रहेगी तो मेरा एल्गोरिथम बढ़िया रहेगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कम रहेगी तो मेरा एल्गोरिथम बढ़िया रहेगा। ठीक है, ओके। तो ये ना एक मंत्रा है, अगर आप कोडर हो या फिर आप डेवलपर हो तो आपके लिए सबसे बढ़िया मंत्रा है कि आप इस चीज़ को ना रट ले कि अगर मेरा कोई भी एल्गोरिथम है जितना उसका स्लोअर एसिम्प्टोटिक ग्रोथ रेट रहेगी उतना बेटर मेरा एल्गोरिथम चलेगा। जो मर्ज सॉर्ट है वो बेटर है बाकी सॉर्ट से क्योंकि उसमें लॉग एन है। यहाँ पे देखो, मैंने उल्टा बोल दिया था ऊपर, सॉरी। यहाँ पे देखो ये लॉग एन है, लॉग ज़्यादा इजी है या फिर लॉग कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेता है एज कम्पेयर टू एन की पावर टू। एन की पावर टू यानी कि आपका क्वाड्रेटिक उसमें चला गया, तो क्वाड्रेटिक यानी कि बहुत ज़्यादा मतलब वर्स्ट यानी कि बेकार एल्गोरिथम हो जाता है। ठीक है, इसलिए मर्ज सॉर्ट ज़्यादा कंसिडर किया जाता है। ठीक है, बाइनरी सर्च एल्गोरिथम इज ऑलवेज बेटर देन लीनियर सर्च एल्गोरिथम्स। एक लीनियर सर्च हमेशा एसिम्प्टोटिकली बेटर होता है। ठीक है, यानी कि एक लीनियर एल्गोरिथम, लीनियर यानी कि एन। ठीक है, एन यहाँ पे पावर के बारे में बात कर रहे हैं वो, एन की पावर। ठीक है, ये एन जो हो गया ये लीनियर हो गया, एन की पावर तो ये क्वाड्रेटिक हो गया, एन की पावर 3 जो है क्यूबिक हो गया एंड सो ऑन। ठीक है, होपफुली यू गेट माई पॉइंट, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे ना एक एग्जाम्पल इसने ले रखा है, एक का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दे रखा है जिसको हम जनरली टी की फॉर्म में ना डिफाइन कर देते हैं या फिर एज्यूम कर लेते हैं। कोई भी वेरिएबल मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टी वन जो है ये फंक्शन है एक तरीके से। ठीक है, इसकी क्या वैल्यू है 1000 एन स्क्वायर, और टी2 है उसकी वैल्यू क्या है, जो वो फंक्शन टी2 है उसका वैल्यू है 5 एन की पावर 4। अब बोलना है ये मतलब हमारे पास एक फैक्ट है कि भाई टी1 की वैल्यू ज़्यादा है कंपैरेटिवली टी2 के। मैं मान रही हूँ यहाँ पे एन की पावर 4 है मगर इंटू वो 5 से हो रहा है, यहाँ पे एन की पावर 2 है मगर वो इंटू 1000 से हो रहा है। ठीक है, सपोज करो अगर मेरे पास, सपोज कर ले रहे हैं 2 की पावर के बारे में बात करते हैं। 2 की पावर 2 कितना हो गया हमारा 4 होता है, सबको पता है। इंटू 1000 करोगे तो 4000 हो जाएगा, राइट। क्लियर है इतना। और 2 की पावर 4 कितना हो गया 16 हो गया। 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, और 16 इंटू 5 कितना हो गया आपका 80। तो ऑब्वियस ही बात है 4000 ज़्यादा है ना 80 से, इसलिए इसने बोला है कि जो टी1 फंक्शन है वो ज़्यादा है टी2 फंक्शन से, एन की वैल्यू 14 से कम और 14 के बराबर तक में। क्योंकि 14 के बाद है ना इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद है ना दूसरे फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे बढ़ जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, थोड़ा सा माइंड लगा के समझने की कोशिश करना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, वी वुड स्टिल प्रेफर द सोल्यूशन एज टी1 एज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिकॉज टी वन ऑफ एन लेस देन और इक्वल्स टू टी2 फॉर एन फॉर ऑल एन की वैल्यू ग्रेटर देन 15। यानी कि वो बोल रहा है कि मुझे मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो चाहिए वो टी1 की फॉर्म में ही चाहिए, यानी कि ये वाला फंक्शन आना चाहिए मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का, ये नहीं। क्यों? क्योंकि चल 14 तक में ना मेरा ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका ज़्यादा होगा मान लिया, मगर जब 14 के बाद मेरे जितने भी होंगे, ये दिख रहा है ना 14 के बाद मेरे जितने भी होंगे 15, 16, 17, 18, 19, 20 एंड सो ऑन, तो उसमें ना ये बढ़ जाएगा और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी जो कि सही नहीं रहेगा। ठीक है, यही चीज़ें होती हैं। हम एक पॉइंट के बारे में बात कर रहे होते हैं, आगे मैं नीचे ग्राफ भी समझाऊंगी आपको, मैंने पहले भी ग्राफ समझाया हुआ है। एक पॉइंट के बारे में हम लोग बात कर रहे होते हैं। ठीक है, ये जो पॉइंट होता है, ये वाला जो पॉइंट हो, सॉरी अगेन मैंने गलत बना दिया, अभी नीचे ग्राफ समझाऊंगी मैं, उसमें समझाती हूँ। ठीक है, एक जो पॉइंट होता है ना उसके बाद से हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है कितनी नहीं होती वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि जो वो पॉइंट तक का डेटा है या फिर वो पॉइंट तक का जब टाइम लग रहा है वो हो सकता है कि कम हो, ठीक है, या फिर ज़्यादा हो, मगर एक पॉइंट के बाद उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, विच वी ऑल वॉन्ट, राइट। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, लेट्स फेस इट, हम लोग जब इंडस्ट्रीज में काम करते हैं तो हमारा इनपुट साइज सिर्फ 15-14 नहीं होता है, वो बहुत सारा होता है, राइट। 100, 200, 300 जितना हो सके। ठीक है,
इसमें ना कुछ एक ऑर्डर दे रखा है, इस ऑर्डर को ना आप ना थोड़ा सा रट के चले जाना, ये वाला ऑर्डर, ठीक है। ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की ना ग्रोथ क्या है, कांस्टेंट सबसे कम होती है, लॉगरिथम उससे कम, उससे थोड़ी सी ज़्यादा होती है, लीनियर उससे ज़्यादा होती है, एन लॉग एन उससे ज़्यादा होती है, क्वाड्रेटिक उससे भी ज़्यादा होती है, मतलब बेसिकली बढ़ते क्रम में दे रखा है ये, ठीक है। सबसे वर्स्ट याद रखना एक्सपोनेंशियल होती है, ठीक है, और सबसे बेस्ट आपकी कांस्टेंट होता है, ये याद रखना। इसको चाहिए तो समझ लो, क्योंकि सिर्फ ये पेपर के पर्सपेक्टिव से नहीं मैं बता रही, मैं ना ये आपको इंडस्ट्रियल बेसिस पे भी बता रही हूँ, ठीक है। जब आप कोडिंग करते हैं ना बैठ के, तब आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी ज़रूरी है, उसी बेसिस पे आपके इंटरव्यू क्लियर होते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं फर्स्ट केस एंड एवरेज केस सिनेरियो। हम लोग यहाँ पे एक लीनियर सर्च को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। इसका वर्स्ट केस जो एल्गोरिथम होता है, यहाँ पे क्या ढूंढना होता है कि हमें एक एलिमेंट ढूंढना है, अगर वो लिस्ट में है या नहीं है, फिर भी वो पूरी लिस्ट पढ़ेगा, लीनियर सर्च में यही होता है ना, ठीक है। अब ये चीज़ एक बार इमेजिन करो, मेरे पास 100 इनपुट का एक एरे है, मेरा इनपुट का साइज जो है वो 100 है, ठीक है। तो वो 100 टाइम्स लूप चलाएगा, और उसको बाई चांस उसको वो चीज़ नहीं मिली, वो उसको वो एलिमेंट नहीं मिला, तो मेरा लूप चलना तो वेस्ट हो गया, मेरा प्रोसेसर तो बिजी हो गया। तो इसी वजह से इसको वर्स्ट केस एनालिसिस कहते हैं, इसको हम लोग वर्स्ट केस एनालिसिस इसी वजह से कह रहे हैं कि हम लोग चेक कर रहे हैं कि हमारा एल्गोरिथम कितना टाइम लगा रहा है। इफ एन एल्गोरिथम रन्स इन time tn, we mean that tn is the upper bound on the running time that holds for all the input, ठीक है। लीनियर सर्च का इसने बहुत बहुत बढ़िया एग्जांपल लेके इसी वजह से समझाया। लीनियर सर्च में क्या होता है ना, लीनियर सर्च में ना वो एक एक उसको एक एक एलिमेंट को ना करता जाएगा, और बाई चांस उसको वो एलिमेंट नहीं मिला, ठीक है, तो फिर उसके बाद ऑब्वियसली बात है मेरा पूरा लूप बेकार हो गया, ये पूरा मेरा चलना बेकार हो गया। तो इसी वजह से इसे वर्स्ट केस एनालिसिस कहते हैं, ठीक है। A popular alternative of worst case is average case analysis, which is very obvious. एवरेज केस एनालिसिस हम लोग क्यों करते हैं, हम लोग है ना हमेशा हर एक केस को ना एवरेज लेके चलते हैं, कि चलो ठीक है, मान लिया मेरा इनपुट साइज ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ठीक है। अब ये वाली जो ये वाली जो हमारी एनालिसिस होती है, थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है कंपैरेटिव टू वर्स्ट केस एनालिसिस के, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्या प्रोबेबिलिस्टिक आर्ग्यूमेंट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे हम लोग प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि देखो एवरेज का मतलब ये मान के चलो कि आपका काम, जो आपका एल्गोरिथम है वो वर्स्ट भी नहीं है तो वो बेस्ट भी नहीं है, बीच का है, ठीक है, बिल्कुल एवरेज केस है। अब जैसे सपोज लीनियर सर्च का ही एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, मैंने इसको ना 5 या फिर नहीं 5 नहीं, 5 से बहुत कम हो जाएगा, ये तो बेस्ट केस में चला जाएगा। अगर मैंने इसको सपोज कीजिए 20 दिए, 20 साइज का एक इनपुट दिया, ठीक है, उसने पूरा इटरेट कर दिया, सब कर दिया, उसको डेटा भी मिल गया तो ठीक है। और अगर डेटा नहीं भी मिला तो मेरा 20, उसमें अगर 20 इनपुट साइज में मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा नहीं लगती है, तो आई डोंट थिंक सो वो कोई बैड चीज़ है, ठीक है। तो ये मेरा एवरेज केस सिनेरियो हो गया। यहाँ पे हम लोग ना प्रोबेबिलिटी के ऊपर बात कर रहे होते हैं, ठीक है। एंड ऑफन रिक्वायर्स assumption अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनपुट दैट मे नॉट बी वेरी ईजी टू जस्टिफाई। ऑब्वियसली बात है कि मैंने 20 उसको इनपुट दिए हैं, हो सकता है मिल गया, हो सकता है नहीं मिला, ठीक है। तो मैं उस चीज़ को जस्टिफाई कैसे करूँगी, मैं तो अपनी आर्ग्यूमेंट दे रही हूँ ना कि मेरा एल्गोरिथम तो इतना सही है, आप इसको 20 इनपुट दो, 10 इनपुट दो, 40 इनपुट दो, ये निकाल के देगा, ये ऐसे करेगा, ये वैसे करेगा। थोड़ा सा ना इस चीज़ को समझने की कोशिश करो कि वर्स्ट केस में ना हम लोग सबसे बेकार चीज़ें ढूंढ ढूंढ के देते हैं, एक तरीके से बहुत ज़्यादा उसको हद तक क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है। मगर एवरेज केस में हम क्या करते हैं, थोड़ा सा उसके डिफेंसिव मोड में खड़े होते हैं कि नहीं जी हमारा एल्गोरिथम तो सही है। तो वहाँ पे आप लोग प्रोबेबिलिटीज़ को लेके बात कर रहे होते हैं, वहाँ पे आप लोग है ना अपनी जो इनपुट की इनपुट साइज होता है या फिर इनपुट होता है ना, उसको ना बहुत इजीली जस्टिफाई करने की कोशिश करते हो कि नहीं जी हमारा बेस्ट है, ये है वो है, इस तरीके से। समटाइम्स इट कैन बी मोर यूजफुल कंपेयर टू वर्स्ट केस एनालिसिस ऑफ एन एल्गोरिथम। जैसे क्विक सॉर्ट है जिसका वर्स्ट केस रनिंग टाइम एक इनपुट पे क्या है, n है, ठीक है, इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, और सीक्वेंस, बट एवरेज केस रनिंग क्या है इसका, n log n है। देखो अब यहाँ पे ना थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, मेरी बात थोड़ी सी समझ के करना, तो बोल रही हूँ इसका ना साइज, हाँ। अब देखो जो क्विक सॉर्ट होता है ना, वो एक ऐसा एल्गोरिथम है जिसका वर्स्ट केस जो होता है ना, वर्स्ट केस वो क्या है, n स्क्वायर है, ठीक है।
वर्स्ट केस बता रही हूँ मैं, वर्स्ट केस एन स्क्वायर है, एन स्क्वायर जो कि बहुत खराब होता है, ठीक है। मगर अगर मैं एवरेज उसमें चेक करूँगी ना, एवरेज केस उसमें एवरेज एनालिसिस करूँगी इसका, तो इसका एन लॉग एन है, ठीक है, विच इज़ नॉट अ क्लियर पिक्चर। मेरे को क्लियर पिक्चर नहीं मिल रखी है इस चीज़ की। अभी यहाँ पे मैंने ऊपर जो चार्ट पढ़ाया था उसमें देखो एन लॉग एन ज़्यादा बेकार है कंपैरेटिवली क्वाड्रेटिक के, राइट। तो अब हम लोगों को यहाँ पे हो गई कन्फ्यूजन कि जी कौन सा बेकार है, ये बेकार है कि ये बेकार है, ठीक है ना। तो इसी वजह से ना थोड़ा सा ना कंपैरिजन है इसका ना कंफ्यूजिंग दे देता है, ठीक है। इसलिए हम लोग ज़्यादातर है ना वर्स्ट के सिनेरियोज में ही अपना एल्गोरिथम को टेस्ट करते हैं, उसकी टेस्ट केसेस को लेते हैं, ज़्यादा बेटर उसी में ही रहता है। एवरेज केस में लेने का ना सबसे गंदा रीज़न यही है कि जैसे मेरी कोई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट में कुछ और आ रही है और एवरेज में कुछ और है, जो कि एग्जाम्पल आप लोगों के सामने ही है, ठीक। थोड़ा सा ज़्यादा इस टॉपिक पर टाइम ले लिया, आगे बढ़ते हैं। एसिम्प्टोटिक के ड्रॉबैक्स क्या हैं? अब भाई पॉजिटिवनेस है तो ड्रॉबैक्स भी होते होंगे, ठीक है। जैसे कि दो स्टैंडर्ड मेरे सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, ठीक है। जो फर्स्ट ले रहा है वो ले रहा है 1000 एन स्क्वायर, और जो सेकंड ले रहा है वो 10 एन स्क्वायर टाइम ले रहा है। ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग, ठीक है। दोनों ही एल्गोरिथम ना एसिम्प्टोटिकली सेम है, क्योंकि देखो कायदे से देखा जाए ना तो हम लोगों को इससे मतलब होता है, इससे हम लोगों को मतलब नहीं है इसका कांस्टेंट क्या है, हम लोगों को मतलब है इसका वेरिएबल वैल्यू कितनी बढ़ रही है, ठीक है। तो अगर हम लोग इग्नोर कर दें इसके कांस्टेंट को तो हम लोगों को पता ही नहीं होगा कि कौन सा एल्गोरिथम कितना बढ़िया है। अब यहाँ पे 1000 से इंटू हो रहा है और यहाँ पे 100 से इंटू हो रहा है, जबकि दोनों ही सेम है। तो अगर मैं बताऊँ वर्स्ट केस इसमें क्या होगा, तो सॉरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किसकी हाई होगी, इस वाले की हाई होगी फॉर श्योर, ठीक है। रीज़न आपको पता ही है, जैसे कि अगर 1000 को 2 से इंटू करेंगे और 4 से इंटू करेंगे तो 4000, और 10 से करेंगे तो 40, क्योंकि अगर ये एन स्क्वायर है, एन स्क्वायर है, अगर एन की वैल्यू अलग अलग होती ना तो एक बार को ईजी होता हम लोगों के लिए जज करना, मगर ये एन स्क्वायर है, स्क्वायरिंग में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है जज करना, ठीक है। वर्स्ट केस वर्सेस एवरेज केस परफॉर्मेंस, सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो अभी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया है, जो यहाँ पे हम लोगों को कन्फ्यूजन हो गई, ठीक है। अगर एक एल्गोरिथम ए है जिसका बेटर वर्स्ट केस परफॉर्मेंस है, और एल्गोरिथम बी है जिसका एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ बी इज बेटर, ठीक है, देन बी कुड बी बेटर चॉइस देन ए। हम लोग इस तरीके से ले लेते हैं, यानी कि अगर ए का जो वर्स्ट केस है, ठीक है, वर्स्ट केस परफॉर्मेंस जो होती है बी के कंपैरेटिवली, ठीक है, ये वर्स्ट है बी के कंपैरेटिवली, मगर जो एवरेज केस है वो बी का बेकार है कंपैरेटिवली ए के, ठीक है। तो हम कंसिडर कर लेंगे कि बी बेटर रहेगा ए से, जो कि कोई पॉसिबिलिटी सही नहीं है, ठीक है। कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर वर्स्ट के सॉरी एवरेज केस में उसकी वैल्यू सही आ गई तो हम लोग उसको कंसिडर ही कर लें कि नहीं जी ये बढ़िया एल्गोरिथम है। ऐसा नहीं होता है, आपको एल्गोरिथम्स को बहुत ध्यान से तोड़ मरोड़ के समझने की कोशिश करनी होती है, ठीक है ना। अब आ जाते हैं एसिम्प्टोटिक नोटेशंस पे, जो सबसे मेन अभी तक का टॉपिक है, ठीक है। 3 तरह के होते हैं, बिग ओ, बिग थीटा, बिग ओमेगा, राइट। होपफुली मुझे इसे रिपीट करने की जरूरत ना पड़े। जो बिग ओ होता है वो आपका अपर बाउंड बताता है, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स टू इन्वॉल्व अ प्रॉब्लम, यानी कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मेरे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स क्या लग रहे हैं, ठीक है। बिग ओ क्या रिप्रेजेंट करता है, अपर बाउंड रिप्रेजेंट करता है या फिर वर्स्ट केस को रिप्रेजेंट करता है, राइट। सॉरी, वर्स्ट केस को रिप्रेजेंट करता है। सिंस इट्स बाउंड द ग्रोथ ऑफ द रनिंग टाइम फ्रॉम above for a large value of input size, it notifies that a particular procedure will never go beyond a specific time for every input n. One important advantage of big O is that it makes algorithm much easier to analyze since we are conventionally ignore low order terms. क्या बोलना चाह रहा है, ओ राइट, बोलना ये चाह रहा है कि हमारा जो बिग ओ है, बिग ओ की यहाँ पे हम लोग बात जो हम कर रहे हैं, थोड़ा सा ना मैं साइज कम कर रही हूँ, ठीक है, ताकि ग्राफ भी आ जाए। हाँ, जो हमारा बिग ओ है, ठीक है, इसमें हम लोग क्या देखते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स देखते हैं कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स कितने लग रहे हैं, पहला पॉइंट, ठीक है। बिग ओ रिप्रेजेंट करता है अपर बाउंड या फिर वर्स्ट केस को, ठीक है, वर्स्ट केस सिनेरियो को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जो हमारा रनिंग टाइम है, जैसे ये रनिंग टाइम है मेरा,
ठीक है, ये मेरा एक रनिंग टाइम है। इस पॉइंट के बाद एक कांस्टेंट टाइम होता जा रहा है, आप नोटिस करोगे। और सॉरी, इनपुट साइज एक कॉन्स्टेंटली बढ़ता जा रहा है, मगर एक टाइम जो है इसका नीचे गया, फिर एक कांस्टेंट हो गया। अब ये यहाँ से ना बिल्कुल ऐसे 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 रहेगा, ये नहीं इससे ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, तो जो ये वाली वैल्यू है, ये इस अपर बाउंड को, अपर केस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इस वाली वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, CGN बड़ा होना चाहिए FN से, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। अभी थोड़ा सा और डेप्थ में मैं समझाती हूँ, पहले इसकी ना थ्योरी समझ लेते हैं। राइट, ठीक है, ये नोटिफाई करता है एक पर्टिकुलर प्रोसीजर को, जो कि एक स्पेसिफिक टाइम के बाद, हर एक इनपुट साइज n के बाद, जैसे मैंने एक इनपुट साइज n बढ़ाती जा रही हूँ, 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 मगर इसका टाइम आगे नहीं बढ़ता जा रहा। एक स्पेसिफिक टाइम के बाद है ना, वो ऐसे कांस्टेंट हो गया, वो जो पॉइंट के बारे में बात कर रही थी ना वो। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एडवांटेज है बिग ओ का। ठीक है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एडवांटेज क्या है कि हम लोग ऑब्वियसली बात है ईजी होता है इसको एनालाइज करना, क्योंकि हम लोग यहाँ पे लो ऑर्डर टर्म्स को ही इग्नोर करते हुए चल रहे हैं, हम लोग लार्ज उसमें ही बात कर रहे हैं। तो हम लोग इंडस्ट्रियल बेसिस पे देखा जाए तो बिग ओ इज द बेस्ट वे टू एनालाइज एनी एल्गोरिथम। राइट, अब यहाँ पे ना थोड़ा सा मैथमेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। मैं जो ग्राफ वाला भी समझा रही थी वो आपको समझ नहीं आया हो, तो इसीलिए दोबारा से समझा रही हूँ। ठीक है, क्या समझाते हैं, लेट FN एंड GN आर टू पॉजिटिव फंक्शंस, दो पॉजिटिव फंक्शन है FN और GN। ठीक है, इसके अंदर है ना सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, इनका जो डोमेन है नेचुरल नंबर है, यानी कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा, 0 की कोई वो नहीं है, 0 नेगेटिव वैल्यूज नहीं होगी, सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगे जो कि 1 से स्टार्ट होंगे टिल इन्फिनिटी। ठीक है, हम कह रहे हैं जो फंक्शन n है वो बिग ऑफ GN होना चाहिए। पढ़ते कैसे, f ऑफ n इज बिग ओ ऑफ GN। ठीक है, f ऑफ n इज बिग ऑफ GN, यानी कि f ऑफ n जो है वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता रहा है GN की। ठीक है, जो मेरा मेन फंक्शन है GN है, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे किसको एनालाइज कर रहे हैं, GN को एनालाइज कर रहे हैं। और क्या एनालाइज कर रहे हैं, उसका टाइम एनालाइज कर रहे हैं, और उसकी वैल्यू हम लोग किस में स्टोर करा रहे हैं, FN के अंदर स्टोर करा रहे हैं। ठीक है, होपफुली समझ आया हो, नहीं समझ में आया तो दोबारा एक बार समझा दे रही हूँ। जो मेरा FN है वो मेरा टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसको इतना टाइम लग रहा है। ठीक है, और जो मेरा GN है वो मेरा एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब जो मेरा GN है उसके साथ हम लोग कांस्टेंट को भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग मान के चलेंगे कि कोई ना कोई एक पॉजिटिव कांस्टेंट एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है ठीक है, अब जो n और n0 है ना वो बड़ा बड़ा होगा, उस n जो होगा वो बड़ा होगा n0 से, या फिर उसके बराबर होगा। ठीक है, ये n0 क्या है, इसको इतना ज़्यादा डेप्थ में मत जाइए, अभी आप बस ग्राफ समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ये आप जब थोड़ा सा न्यूमेरिकल करेंगे ना तब समझ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे ना ये इनपुट साइज बढ़ा रहा है, यहाँ पे ये टाइम बढ़ रहा है, ये टाइम के लिए है। ठीक है, ये जो y एक्सिस है वो टाइम है, ये मेरा इनपुट है। अब यहाँ पे मेरा एल्गोरिथम चल रहा है, मेरा एल्गोरिथम चल रहा है, इसमें इनपुट साइज हम देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, तो वो इनपुट साइज बढ़ेगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, अब मेरे टाइम के बारे में आते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा लगा, यहाँ पे कम हुआ, यहाँ पे एकदम से ज़्यादा हो गया, फिर यहाँ पे कम होना शुरू हुआ, फिर यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा, और अब ये कॉन्स्टेंट हो गया। अब ये कॉन्स्टेंटली चलता जाएगा, चाहे मैं कितना भी साइज बढ़ाती जाऊँ इनपुट का। ये जो पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंट है इसको n0 कहते हैं। ठीक है, और ये n0 की वैल्यू कभी भी n से बड़ी नहीं होगी, n से हमेशा छोटी ही होगी, इनपुट साइज से हमेशा छोटी ही होगी, या फिर उसके बराबर होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट के बारे में बात करें, ये वाले पॉइंट के बाद जितना भी हमारा डेटा ऊपर की तरफ जा रहा है, ये अपर बाउंड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यानी कि वर्स्ट केस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस बीच में जितना इसके ऊपर जितना भी जाएगा वो वर्स्ट केस हो जाएगा। समझे, होपफुली आपको ये ग्राफ समझ आया होगा, यही चीज़ है, बस यही है, इतना ही ग्राफ है इसमें समझने लायक। Fn is equals to OGN. When running time Fn is OGN, it means that running time of a function is bounded from above
फॉर इनपुट साइज एन बाय सी जी एन। वही मैंने बोला ना, इनपुट साइज जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हैं फंक्शन का टाइम भी वो कैलकुलेट करता जा रहा है। अब थोड़ा सा यहाँ पे नीचे न्यूमेरिकल एक समझने की कोशिश करते हैं। वेरीफाई करना है कि जो 3n² प्लस 4n-2 है वो बिग ओ एन स्क्वायर। पहले से देखा जाए तो आपको देख के समझ आ जाना चाहिए n की पावर 2 यहाँ पे सबसे हाईएस्ट है, मगर फिर भी हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो बिग ओ की वैल्यू क्या है, बिग ओ n² होना चाहिए। ठीक है, एफ एन क्या हो गया मेरा, फंक्शन क्या हो गया मेरा, ये हो गया, टाइम है ये मेरा। ठीक है, और लाना क्या है मुझे, n² लाना है। ठीक है, दोबारा समझते हैं, ये बार बार ये भी खुल जाता है। बोल रहा है कि ये जो एफ एन है 3n², एक सेकेंड, जो मेरा एफ एन है वो हो गया मेरा 3n² प्लस 4n-2, ये मेरा हो गया एफ एन। ठीक है, ये मेरा हो गया टाइम, जिसको हम जब कैलकुलेट कर रहे हैं ना, जिसकी वैल्यू हमें सिर्फ क्या हमें कंसिडर करनी है, बिग ऑफ n²। ये बिग ऑफ n² हमें प्रूव करना है कि ये इतना ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले रहा है। हमें कांस्टेंट से मतलब नहीं है, हमें इसके कांस्टेंट से मतलब नहीं है कि इसके आगे 3 लगा, 4 लगा, 2 लगा, इससे हमें मतलब नहीं है। ठीक है, और बिग ऑफ यानी कि जी एन क्या हो गया मेरा, बिग जी एन हो गया मेरा n²। होपफुली इतना समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे वो ये कर रहा है कि जो 3n² है प्लस 4n है -2 है, उसको लेस देन और इक्वल्स टू 3n² प्लस 4n² -2n²। अब मैंने ये क्यों लिखा है, क्योंकि देखो मेरा n² है, अगर मैं सब में से कॉमन निकाल लूँगी ना तो n² आ जाएगा और ये सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे अपने अंदर ही। देखो अगर मैं कॉमन ले लेती हूँ n² को, थोड़ा सा लिख नहीं पा रही, अगर मैं n² को ना इनमें कॉमन ले लेती हूँ, ठीक है, तो 3 + 4 -2, ये अपने आप में ही एक कांस्टेंट वैल्यू देके ख़त्म हो जाएंगे। 4 - 2 2 + 1 5, सॉरी मैंने कंफ्यूज कर दिया, सॉरी, भूल जाइए अभी मैंने जो किया। अब यहाँ पे इसने क्या करा है, देखो n² लिया है ना, इसने इस इक्वेशन के बराबर करने के लिए इसको इससे इंटू कर दिया है। ठीक है, मेरा हर एक कांस्टेंट n² से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ऑब्वियसली बात है इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा होगी, मेरी हर एक टर्म n² से मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पे एक बार n से हो रही है, यहाँ पे कोई भी है ही नहीं। ठीक है ना, अब यहाँ पे इसने इसको कॉमन ले लिया, 3 + 4 -2, जिसका कोई मतलब नहीं है। हम लोग जब हमारा वर्स्ट केस में जाते हैं ना तो हम लोग कांस्टेंट कंसिडर नहीं करते हैं, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, तो आप कांस्टेंट्स के साथ कैसे मर्जी है वैसे खेल सकते हो। मैथ्स इज़ अ वेरी प्लेफुल थिंग, आप मैथ्स के संग खेल सकते हो। मैंने अभी जो गड़बड़ कर दी उसके लिए सॉरी। आप है ना इस चीज़ को इस तरीके से लिखिए। ठीक है, अब ये मेरा कांस्टेंट हटा दूँ, अगर मैं इस चीज़ को हटा दूँ, इस चीज़ को मैंने कुछ ज़्यादा हटा दिया, 1 मिनट, अगर मैं इस चीज़ को हटा दूँ, ठीक है, तो मेरा क्या आ गया, n² आ गया, तो वो बराबर किसके हो गया, बिग ओ n² की। ये एक तरीका है बस प्रूफ करने का। ठीक है, आप इसके जैसे ना और भी क्वेश्चंस होंगे इस बुक में, नीचे मैं दिखा दूंगी, आप उसको प्रैक्टिस कर लीजिए सो दैट आपको आइडिया लग जाए। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, नाउ वी व्हाट फाउंड आउट द रिजल्ट्स। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो n0 है मान लेते हैं 1 है। ठीक है, तो जो मेरी c की वैल्यू होगी, जो मेरा कांस्टेंट की वैल्यू होगी वो बड़ी होगी, 1 से हमेशा बड़ी ही होगी, राइट। अगर इसको हम लोग प्लस माइनस करेंगे तो 6 आएगा, राइट, 5 आएगा, एक्चुअली में 5 आएगा। ठीक है, इसमें गलत मिसप्रिंट हो रखा है, 5 आ रखा है। ठीक है, तो जो अबव फंक्शन है उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 3n² प्लस 4n -2 इज लेस देन और ग्रेटर देन 6, यहाँ पे 5n होना चाहिए। ठीक है, 5n लिख सकते हैं, जो कि मैं लिख ही रही थी, जो मैं आपको प्रूफ भी कर रही थी, वही चीज़ हो रही है यहाँ पे भी। ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, कन्फ्यूजिंग लगे तो आप एक बार कमेंट में बता दीजिएगा, मैं दोबारा इसको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसने प्रूफ कर दिया, 2 तरीके से प्रूफ करा। एक तो इसने क्या करा, जो जिसको मेरे को प्रूफ करना है, n² प्रूफ करना है ना, उसको आगे सबको कांस्टेंट सेम कर दिए।
ठीक है, सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया विद इट साइंस, ताकि कंपैरिजन करने में आसानी रहे। और इसने दूसरी जगह क्या किया कि इसके जितने भी कांस्टेंट है उन्हें प्लस माइनस करके जो वैल्यू आ रही है उसको उसने मान लिया 6, जो कि गलत है, 5 मानना चाहिए था इसको। ठीक है, 5 मान लिया। अब उसके बाद इसने क्या किया, उससे इंटू कर दिया, बिग ऑफ एन स्क्वायर मेरा आ गया। ठीक, दैट्स इट। अब बोल रहा है एन क्यूब जो है वो बराबर नहीं है बिग ऑफ एन स्क्वायर के, विच इज़ ऑब्वियसली बात है, नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, सी सेलेक्ट करेंगे। सी हमारा कुछ भी हो सकता है, एन नॉट हमारा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बस ये याद रखना जो एन नॉट है उसकी वैल्यू एन से कम रहती है हमेशा, और जो एन 3 है वो आपको प्रूव करना है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू सी एन स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ एन स्क्वायर से डिवाइड कर दो, यहाँ पे एन बच जाएगा, यहाँ पे सी बच जाएगा। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने बोल दिया इट नेवर बी पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है। समझे नहीं तो मैं दोबारा बताती हूँ, थोड़ा सा मैंने कंफ्यूज कर दिया समझाते में। क्या कह रहा है, एन क्यूब इज नॉट इक्वल्स टू बिग ऑफ एन स्क्वायर। एन क्यूब मेरा एन स्क्वायर के बराबर नहीं है, वो तो ऑब्वियस ही बात है, ट्रू है ये चीज़। तो हमें इसको प्रूव करना है। क्या किया इसने किया एन क्यूब जो है वो हमेशा ग्रेटर लेस देन और इक्वल्स टू सी एन स्क्वायर है। ऊपर ही पढ़ा है ना हमने, एफ एन जो है लेस देन और इक्वल्स टू जी ऑफ एन है, बिग ऑफ जी ऑफ एन है। ये फॉर्मूले के बेसिस पे इसको प्रूव कर रहे हैं। ठीक है ना, अब इसने क्या किया, थोड़ा सा दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, लिख दे रही हूँ मतलब। अब इसने क्या किया, इसने किया एन क्यूब, ठीक है, लेस देन और इक्वल्स टू सी एन स्क्वायर। अब जो सी लिया ना इसने, कोई भी कांस्टेंट ले लिया, कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई आप इसको घबराओ मत, इसको थोड़ा सा ना मैथमेटिकली समझने की कोशिश करो। ठीक है, एन स्क्वायर से इसने दोनों तरफ डिवाइड मार दिया कि भाई मैंने एन स्क्वायर से डिवाइड कर दिया ताकि मैं इसको प्रूव कर सकूँ। ठीक है, इससे ये कट गया पूरा, इससे एक एन बच जाएगा, लेस देन और इक्वल्स टू सी। अब एक बात बताओ, सी तो मेरा कांस्टेंट है, ये मेरी एक वेरिएबल है। ठीक है, ये फिक्स नहीं हो सकता, ये मगर फिक्स है, राइट। तो ऑब्वियसली बात है ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा ना कि ये दोनों बराबर या फिर लेस देन और इक्वल्स टू रहेंगे, हमेशा नहीं रहेंगे ना। सपोज कर लो जैसे 1 है, 1 लेस देन और इक्वल्स टू 1 है, एग्री, चलो यहाँ पे तो ये बात मान लिया। 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 1 है, नहीं ना, यहाँ पे गलत हो गया। ठीक है, तो वही चीज़ है, तो ये स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो गई। दैट्स इट, बस इतना ही है, यही है बस, और कुछ नहीं है। थोड़ा सा मैंने कंफ्यूज कर दिया, उसके लिए सॉरी। राइट, ओ 32 हो गए इतने वीडियोस को समझाते हैं। ओके, मैं ये बाकी के 2 वीडियोस ना नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेती हूँ, इसी के आगे कंटिन्यूशन रख लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप आगे ज़्यादा बड़ा नहीं है समझाने वाला, ये 2 पॉइंट्स हैं, ये 2 पॉइंट ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होंगे होपफुली। राइट, ओके, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लेट्स होप कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी दे दूँ। राइट, होपफुली। और अगर आप लोगों को वीडियोस वगैरह पसंद आ रही है ना, तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मेंशन कर दीजिए दैट यू लाइक माय वीडियो और एनीथिंग। राइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।